अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब की। मुल्क में क्लाइमेट और एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया है उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट की एमरजेंसी लगाई जाए। ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि ये एमरजेंसी इसलिए भी लगाई जा रही है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ख़ासकर हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क में फ्लड की सूरत हाल है। पहले भी 3 साल पहले ये हुआ था। अभी भी जो सूरत हाल है, इससे निपटने के लिए फाइनली एमरजेंसी का एक ऐलान किया गया है। इसमें तमाम हम कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के लोगों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि इसका ख्याल किया जाए, ख़ासकर ताजिर बरादरी, जो कि हम देख रहे हैं कि अपने जो प्राइस है उसको ज़रा जो है वो मेंटेन रखा जाए। ये नहीं कि आप जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो इसका फ़ायदा उठाते हुए प्राइस हाइक कर दिए जाएँ। तो इस चीज़ का एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ास इस चीज़ का नोटिस लिया है और ये कहा है क्लाइमेट के हवाले से और एग्रीकल्चर के हवाले से ये एक एमरजेंसी होनी चाहिए। आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, और साथ साथ अगर हम प्राइम मिनिस्टर साहब के थोड़े से और इनिशिएटिव भी देखें जो आज ही के दिन वाजे हुए हैं, वो ये कि वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी गई है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान एंड तुर्किया रिलेशनशिप हमेशा से स्ट्रॉन्ग है। तकरीबन $5 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट है, उसके हवाले से बातचीत हो रही है। अब पाकिस्तान रीजन के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ से एक बास्केट फुलफ़िल करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं हमारी और तुर्किया की हमेशा से ही एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एक स्ट्रिंग्स अटैच हैं। तो इसी स्ट्रिंग्स का फ़ायदा उठाते हुए अब पाकिस्तान के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो इससे बहुत ज़्यादा विन विन सिचुएशन होगी इन द रीजन। आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कौन सी कंपनीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट से क्या क्या फ़ायदे होंगे, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद आएंगी, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से पाकिस्तानी इससे कैसे फ़ायदा उठाएंगे। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। अमेरिका एंड काज़ाकिस्तान की पाकिस्तान की पोर्ट्स में सरमायाकारी की पेशकश है। अब ये भी देखा जा रहा है कि अमेरिका इज़ ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान टू इन्वेस्ट इन इट। और ख़ासकर अगर हम काज़ाकिस्तान की बात करें तो हमने कल भी ये न्यूज़ देखी थी कि पाकिस्तान ने उनको पेशकश की थी कि पोर्ट्स के हवाले से आप देखें यहाँ पे एक अट्रैक्शन है। और फाइनली आज जब उन्होंने विज़िट किया और फिर अब आज थोड़ा सा और इंटरेस्ट जाहिर किया है, तो इट मीन्स कि हमारे पास कुछ ना कुछ दिनों में ये चीज़ पता चल जाएगी कि काज़ाकिस्तान कितना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहे हैं। लेकिन ख़ासकर एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान अपनी जो एरियाज़ हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करके सही तरीके से मार्केट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि नीड ऑफ द आवर है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो जानते हैं कि इसको कैसे नए जो स्टेप्स हैं वो लेने हैं। आज ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात कर रहे हैं छोटे और दरमियाने कारोबार की। यहाँ पर ख़ासकर जहाँ हम देखते हैं कि सक्सेस के चांसेस होते हैं, तरक्की के लिए नए बोर्ड तश्कील दिए जा रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि नया बोर्ड तश्कील दिया गया है और एहसन इकबाल साहब जो है वो इसके सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एसएमई सेक्टर कैसे फ़ायदा उठा सकता है पाकिस्तान में। ख़ासकर छोटे कारोबार और दरमियाने दर्जे के कारोबार पे पहले ही तवज्जो देने की बात की जा रही थी और अब फाइनली इनिशिएटिव भी लिया गया। इट मीन्स कि सिर्फ बातें नहीं बल्कि वादे जो है ना वो प्रॉपर्ली अब इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ये भी डिस्कस करेंगे। एंड पाकिस्तान एंड हांगकॉन्ग रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो कानूनी और रेगुलेटरी जो एक कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट किया गया है। तो डिटेल डिस्कशन करते हैं। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम। तो हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम रिपोर्ट देखते चलते हैं। इकॉनमी के हवाले से हमारे पास रिपोर्ट है, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रवां हफ्ते वतन अजीज की सफारती और इक़्तिसादी सरगर्मियों में अहम पेशरफ देखने में आई है, जहाँ पाकिस्तान ने अमरीका, तुर्किया और काज़ाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अहम मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान और अमरीका ने $500 मिलियन मालियत के मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए, जिनका मकसद अहम मादनियात के शोबे में ताउन को फरोग देना है। FWO और अमरीकी कंपनी US स्ट्रेटेजिक मेटल्स के दरमियान मुआहिदा कानकरी, प्रोसेसिंग और रिफाइनरी के क़याम पर मरकूज है, जिससे तांबा, सोना और नायाब अर्दी अनासिर की बरामदात मुमकिन होंगी। ये शराकतदारी टेक्नोलॉजी, मुंतकली, रोजगार के मौके और पायदार तरक्की को फरोग देकर पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगी। तुर्किया के साथ मुश्तरका वजारती कमीशन के इजलास में दिफा, तिजारत, तवानाई, ज़राअत, सेहत, IT, तहकीक और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। तुर्क सरमायाकारों को SIFC के जरिए सहूलत देने और खुसूसी इक़्तिसादी जोन में सरमायाकारी के मौके फराहम करने का फैसला किया गया। तवानाई, दिफाई टेक्नोलॉजी, ज़राई तरक्की, बायोटेक्नोलॉजी, अद्वियात, तिब्बी आलात और IT शोबे में शराकतदारी पर भी जोर दिया गया। जबकि फैसलाबाद में पाकिस्तान
काजाकिस्तान तुर्की टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेंटर के क़याम पर इत्तेफाक किया गया। काजाकिस्तान के साथ दस्तखत शुदा एक्शन प्लान सियासी, इक़्तिसादी और इलाकाई रवाबित को नई जहत देने का आगाज है। इसमें तिजारत, ज़राअत, तालीम, IT, सकाफत, सियाहत और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने की मंजूरी दी गई। काजिक सदर के नवंबर 2025 के मुतवक्के दौरे पाकिस्तान के लिए रोड मैप भी तैयार किया गया। काजिक वफ्द ने पाकिस्तानी हुक्काम और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातों में ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और IT शोबों में ताउन पर बात की। ये मुआहदे जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाकर सरमायाकारी और तरक्की के नए इम्कानात खोल रहा है। बिल्कुल, रीजन के अंदर हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मौजूद है और अब जब तमाम अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होते हुए दिखाई दे रही हैं तो अब देर इस बात की है कि जल्दी से ये जो है वो तमाम इन्वेस्टमेंट आए और पाकिस्तान इस पर जो है वो काम स्टार्ट करे। ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि तमाम जो एक रीजनल कोऑपरेशन है वो बहुत मैटर करता है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद वलीद साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सब ये बताइए कि ख़ासकर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक रीजनल कनेक्टिविटी में वाज़े तौर पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। ख़ासकर हम बात करें अगर काज़ाकिस्तान जैसे, तुर्किया जैसे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, हमारे पोर्ट्स के ऊपर, हमारे अट्रैक्टिव एरियाज़ के ऊपर, क्या कहेंगे कितना ज़्यादा ये एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर रहा है? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये एक साइकिल है जिसको मैं 3 C's कहता होता हूँ। ये क्रेडिबिलिटी से स्टार्ट होता है, कॉन्फिडेंस और कोऑर्डिनेशन। पाकिस्तान ने जो पिछले कुछ सालों में जो हमारी मईशत में ठहराव आया है, स्टेबिलिटी आई है, उसकी वजह से जो क्रेडिबिलिटी का लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, और क्रेडिबिलिटी के लेवल इंक्रीज होने से जो मार्केट का कॉन्फिडेंस है, इंटरनल प्लेयर्स का और एक्सटर्नल प्लेयर्स का, वो बढ़ा है। जब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है इकोनॉमी के अंदर, तो जो कोऑर्डिनेशन है, जो बिटवीन रीजन्स, बिटवीन कंट्रीज, वो बढ़ता है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमी से, वेस्टर्न इकोनॉमी से, बल्कि सेंट्रल एशियन इकोनॉमी से भी अपने रवाबित जो है वो बढ़ा रहा है। और सिर्फ ट्रेडिशनल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में या मैन्युफैक्चरिंग में MOU साइन कर रहे हैं, आप नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स में MOU साइन कर लें। पर्टिकुलरली आपका जो माइनिंग सेक्टर है, उसमें हम लोग जो है वो बायलैटरल कॉर्पोरेशन और मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो पूरी सप्लाई चेन है उसको उसको बढ़ा सकता है, और हमारी ट्रेड को भी बढ़ा सकता है। और साथ में ये शायद हमारी जो स्किल एनहेंसमेंट है हमारी पॉपुलेशन की, उसमें भी एक नए सेक्टर का इजाफा करेगा। और इसलिए मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि जो मल्टी सेक्टोरल, मल्टी डायमेंशनल कॉपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है बिटवीन रीजन्स एंड बिटवीन कंट्रीज, ये इकोनॉमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में हमें ये भी देखना होगा कि ये जो हम वायदे कर रहे हैं, इनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या होंगे। शॉर्ट टर्म में तो हमें बड़ा एक अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस नजर आ रहा है। क्या हम इसको सस्टेन कर पाएंगे? तो शायद हुकूमत की जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है, इसको जारी रहना चाहिए, पर्टिकुलरली जो SIFC का रोल है, और उसको मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म्स के साथ, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के साथ लिंक करके, तो शायद ये सस्टेन भी किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए। खासकर हम ये देख रहे हैं कि फ़्लड की सूरत हाल है, और फ्लड ऑफ कोर्स लास्ट अगर हम थोड़ा सा बात करें, पिछले 3 साल पहले एक फ़्लड आया था जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स, हमारे काफ़ी बिल्कुल खड़ी खड़ी फसलें तबाह हो गई थी। एक इकॉनमी के ऊपर डेंट पड़ा था, तकरीबन $30 बिलियन का नुकसान देखा गया था। यूनाइटेड नेशन ने भी और उसका तमाम कंट्रीज़ ने भी कुछ अमाउंट प्लेज किया था, लेकिन वो उससे हम अभी तक निकल नहीं पाए थे कि 3 साल बाद दोबारा क्लाइमेटिक जो चेंज आया है उसकी वजह से हमारे ऊपर अगेन एक डेंट पड़ने जा रहा है। तो मार्केट की सूरत हाल सब कुछ देखें बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारी, हम कह सकते हैं, ये नुकसानात हैं, मुतवक्के हैं, लोग परेशान हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये खासकर जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, इससे अब हंगामी बुनियादों पर काम होगा, और साथ साथ हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि सामने आएंगी? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बिल्कुल एक बिल्कुल टाइमली असेसमेंट है कि हम जो है क्लाइमेट एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं। इसकी दो बड़ी रीजंस हैं। एक ये कि अगर आप फ्लड से थोड़ा सा पहले भी देखें, तो आपकी जो इस साल आपकी जो कॉटन की यील्ड है वो कम हुई है, और उसकी एक बड़ी वजह मेरे ख्याल से शायद एक ही वजह है, और वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं।
तो फ्लड्स तो अफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन जो क्लाइमेट की वजह से आपकी जो तगैयर आ रहा है टेम्परेचर में, वो भी आपकी क्रॉप यील्ड को अफेक्ट कर रहा है। तो एक तो ये हमें ये देखना है कि किस तरीके से आप इन फ्लड्स के जो नुकसानात हैं उनको कम कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो 2022 के फ्लड्स आए थे उसमें 30 बिलियन का नुकसान हुआ था डॉलर्स का। उसमें जो सिग्निफिकेंट पोर्शन था वो एग्रीकल्चर यील्ड का नुकसान था। तो किस तरह से, एक तो ये कि आप फ्लड को फुलफिल, जो नुकसानात हैं उनको पूरा कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो अगला सीजन होगा फ्लड के बाद वाला, उसमें आप किस तरह से फार्मर को इंसेंटिवाइज करके उनको जो है प्रिपेयर कर सकते हैं कि लेकिन वो डॉक्टर साहब यील्ड हमें ये तो याद रखना मेंटेन कर चाहिए सकें। कि इस बार 2022 से अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें इस फ्लड को, तो ये फ्लड बहुत बड़ा है। और दूसरा ये कि तकरीबन अब तक के जो एक इनिशियल जो अप्रॉक्सीमेट नुकसान की वो डिटेल्स ली गई हैं, वो तकरीबन $2 बिलियन की हो चुकी हैं। तो आप समझते हैं कि सिर्फ एक इनिशियल हम कह सकते हैं कि अल्टीमेट हमारे पास अमाउंट है, लेकिन इसके बाद क्या चीज़ होगा जो एक डिटेल सामने आएगी वो तो है, लेकिन स्टार्ट में ही जब इतना डैमेजिंग हो रहा है ये, तो आने वाले दिनों में क्या होगा? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बढ़ते जाएंगे नुकसानात, खास तौर पे जब आप इसको इस पैराए में देखते हैं कि ये वो लोग हैं, ये वो एरियाज हैं जो कि आपके बड़े एग्रीकल्चरल रिच एरियाज हैं, और यहाँ से आपको वीट, कॉटन और आपका जो राइस है उसकी यील्ड मिलती है। तो इस चीज़ को देखना होगा कि अगले सीजन में क्या होगा, और फिर जब ये वाला सारा पानी सिंध के इलाके में जा रहा होगा तो वहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है, इस चीज़ को देखना होगा। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आपका जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको ये चीज़ें उजागर करना कि वहाँ से हमें असिस्टेंस मिल रही हो। दूसरी ये चीज़ कि इंटरनली इसको कैसे मैनेज करना है। आपको याद होगा कि आईएमएफ के रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी में पाकिस्तान ने कार्बन लेवी की मद में, कार्बन टैक्स की मद में कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं। तो उनको कैसे एफिशिएंटली रिसाइकल किया जा सकता है, ताकि हम एक एग्जांपल क्रिएट कर सकें कि हम क्लाइमेट अडेप्टेशन पे इन्वेस्ट करें हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस पे इन्वेस्ट करें, ताकि क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो इंटरनेशनल सोर्सेज से भी फ्लो हो रहा हो। तो हमें एक जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म, एक रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन टैक्सेशन जो है उसको भी मुतारिफ कराना होगा, ताकि हम इंटरनेशनल फ्लोज, फाइनेंशियल फ्लोज को भी अट्रैक्ट कर सकें। और साथ में हमें ये भी देखना है कि किस तरीके से फार्मर्स के लिए इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, ताकि वो नेक्स्ट सीजन में अपनी जो क्रॉपिंग है उसको कर सकें, और पाकिस्तान जो है वो यील्ड को मेंटेन कर सके। राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा गवर्नमेंट ने, अगर हम इनिशिएटिव्स की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक और इनिशिएटिव आज की लिए जो है, एक हम कह सकते हैं कारोबारी हजरात के लिए मौजूद है। वो ये कि छोटे और दरमियाने तबके के जो कारोबार हैं उनकी तरक्की के लिए नया बोर्ड तश्कील दिया गया है। एहसन इकबाल साहब, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये जो है इसके सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। कैसा इनिशिएटिव है और इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, और आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ने जो ये टाइमली डिसीजन लिया है उससे छोटे और दरमियाने तबके के यानी कि एसएमईज जो हैं वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप इसको पाकिस्तान का जो नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जिसको उड़ान पाकिस्तान कहते हैं, उसके साथ अगर लिंक करके देखें तो ये उसका बुनियादी पिलर में आता है। एक तो ये कि आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है, दूसरा ये कि आपको ई पाकिस्तान की तरफ जाना है, और तीसरा ये कि आपने एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। तो उसमें आपके जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज हैं उनका बड़ा रोल होगा। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच भी देखें बैक इन जुलाई, तो जून, वो वहाँ पे भी आपको एसएमईज पे फोकस नजर आता है। एक चीज जिस पे मेरे ख्याल से इस बोर्ड को काम करना होगा, दो चीजें मेनली, वो ये कि किस तरीके से जो डी रिस्किंग मैकेनिज्म्स हैं उनको लेके आया जा सकता है, ताकि अगर ये कहीं से फाइनेंसिंग लेते हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो उसकी डी रिस्किंग कैसे हो सके। और दूसरा ये कि जो इन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए इंश्योरेंस मैकेनिज्म्स हैं वो कैसे स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। और तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं उड़ान पाकिस्तान के साथ ही लिंक करूंगा, कि इन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की डिजिटलाइजेशन किस तरह से की जा सकती है, ताकि ये एफिशिएंटली काम कर सकें ई पाकिस्तान के जुमरे में आके। उससे ये होगा कि ये जो इनफॉर्मेलिटी है थोड़ी सी जो एग्जिस्ट करती है वो फॉर्मल हो सकेंगी, और ज्यादा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है वो एग्जिस्ट कर सकेंगी। और तीसरा ये, आखिरी ये कि इस बोर्ड को इस चीज पे भी काम करना होगा कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन लेके आई जा सकती है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज में, कि वो ट्रेडिशनल सेक्टर से हटके नॉन ट्रेडिशनल मॉडर्न सेक्टर्स पे काम कर सकें, ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकें।
डॉक्टर साहब आपने सही फरमाया, यहाँ पर हमारे पास डाइवर्सिफाई करने के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान रीजन में खासकर बहुत ज़्यादा एक कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। आउट ऑफ द रीजन भी अगर हम बात करें, खासकर हमने देखा है कि पाकिस्तान और हांगकांग में कानूनी यानी कि अगर हम रेगुलेशन के हवाले से बात करें तो इसका ताउन बढ़ाने के लिए जो है वो एक अग्रीमेंट साइन किया गया है। इसको कैसे देखते हैं? और ख़ासकर जो हमने प्रोग्राम के इंट्रो में ही कहा था कि पाकिस्तान एंड तुर्किया रिलेशनशिप के हवाले से बहुत काम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की प्राइम मिनिस्टर साहब ने दावत भी दी है। वहीं हमारे पास जो तुर्किया के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वो तकरीबन $5 बिलियन तक की हो सकती है, जिसमें डिफेंस है, डिफेंस प्रोडक्शन है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी लाइमलाइट में है। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, हांगकांग तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें वहाँ से जो डिजिटलाइजेशन, इकोनॉमी की डिजिटलाइजेशन है, ई कॉमर्स है, वो वाली जो एक्सपर्टीज हैं वो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन हो सकता है। साथ में शायद हम जो अपना मैन पावर है वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो मैकेनिज्म भी अगर लीगलाइज हो सकते हैं, उसमें कोई पेशरफ्त होती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा होगा। तीसरी चीज़, हांगकांग रिलेशनशिप में ये जो हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू आईटी, उसमें कॉपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। खास तौर पे अगर आप ये डेटा सेंटर्स देखें, क्रिप्टो माइनिंग देखें, आपकी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं वो उधर वहाँ पे एक्सपर्टीज बड़ी ज़्यादा है, तो वो लाई जा सकती हैं। तुर्किया की एग्जांपल अगर आप देखें तो तुर्किया में डिफेंस प्रोडक्शन और वेपन्स की जो ट्रेड है वो तो है ही है, लेकिन एक चीज़ जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो तुर्किया ने जिस तरह से अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप किया है, शायद पाकिस्तान उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखते हुए अपने कॉन्टेक्स्ट में उन चीज़ को डेवलप कर सकता है। वो एक एडिशनल पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। और ख़ास तौर पे जो क्लाइमेट स्मार्ट टूरिज्म स्ट्रेटजीज हैं या क्लाइमेट स्मार्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज हैं, वो हम सीख सकते हैं तुर्किया से भी और उस कॉपरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो जितना ये मल्टी डायमेंशनल होता जाएगा, मल्टी सेक्टोरल होता जाएगा, पाकिस्तान के लिए कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती जाएगी। वेल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में वक्त दिया। आज हम देख रहे हैं कि खासकर इकॉनमी के जहां इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वहीं मार्केट की एक फिनोमिनल पोजीशन सामने आ रही है। आज भी एक न्यू हाई बना है, हम कह सकते हैं कि एक ऑल टाइम हाई मार्केट ने विटनेस किया है, 1,57,020 पॉइंट्स एंड देयर अबाउट। मार्केट के नंबर्स का बढ़ना, इंट्राडे हाई में 157,000 का नंबर अचीव होना, क्लोजर के टाइम पे 1,57,000 का नंबर अचीव होना, इन तमाम चीज़ों की गमाजी करता है कि मार्केट के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल लुक्रेटिव हैं और ख़ासकर इन द रीजन सबसे ज़्यादा एक हम कह सकते हैं अभी भी ये डिस्काउंटेड मार्केट है कि इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं फॉरेनर्स के लिए भी। और ख़ासकर अगर हम देखें कि यहाँ पे से जितना अमाउंट रिपैट्रिएट हुआ तो उसके बाद ये जो हमारे फॉरेनर्स हैं इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि इस मार्केट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक फिनोमिनल एक हम कह सकते हैं कि लुक्रेटिव मार्केट। और ख़ासकर अगर आज आप हम ओपनिंग एंड डाउन साइड देखें मार्केट की तो इंट्राडे हाई भी बना मार्केट के अंदर, इंट्राडे लो भी बना 1,55,000 का और ओपन मार्केट 156,000 पे हुई। इट मीन्स कि एक वर्सटाइल मार्केट जो है वो देखी जा रही है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम देख रहे हैं टैक्सेशन के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव है कि टैक्स दहंदगान को कारोबार दोस्त माहौल फराहम किया जाए और साथ साथ टैक्स चोरों को पकड़ने का भी हुक्म दिया गया है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि FBR की जानिब से तमाम वीकली जो इजलास होता है और ख़ासकर ये टैक्स जायज़ा इजलास जिसको कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में ब्रीफिंग भी दी जाती है, तमाम चीज़ें बताई जाती हैं, जो चेंजेस हैं वो भी बताए जाते हैं और साथ साथ सेल्स टैक्स रजिस्टर कारोबार के लिए डिजिटल इन्वॉइसिंग सिस्टम का भी इनकाद किया जा रहा है, यानी कि ये जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लाइमलाइट में हैं और गवर्नमेंट की जानिब से आफ्टर दिस बजट हमने देखा कि ये जो टैक्सेशन के सिस्टम है, यानी कि तमाम इस पूरे एक सर्कमस्टांसेस को सही करने के लिए कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, जिसके अंदर न्यू सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के हवाले से सिस्टम मुतारिफ कराना, डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराना या फिर
अगर हम बात करें कि टैक्सेस के हवाले से जो टैक्स चोर हैं उनको पकड़ना, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है कि इसको फुल फॉर किया जाए और जितना हो सके जल्दी इसको किया जाए। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे कितना फ़ायदा होगा टैक्स कलेक्शन में, और साथ साथ जब हम ये देखते हैं कि वो कारोबारी हजरात जो टैक्स प्रॉपरली देते हैं तो उनके कारोबार को जो है वो प्रॉपरली एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फराहम किया जाए ताकि वो अपने सही से जो है वो फुल फ्लेज कारोबार कर सकें, और वो लोग जो टैक्स चोरी करते हैं उनको उनके ऊपर क्रैक डाउन किया जाए। तो ये एक सही तौर पे एफबीआर की जानिब से भी जो है वो ये काम किया जा रहा है। आज ये हम बात करेंगे। और यूरोपीय यूनियन के हवाले से आपको खबर दें कि पाकिस्तानियों के लिए जो तरसीलात ज़र है इसमें 18% इजाफा देखा गया है। ख़ासकर जो यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तानी मुकीम है यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनकी जो एक रेमिटेंसेस है उसमें इजाफा देखा गया है तकरीबन 18% का। ये एक बहुत खुशाइन बात है। ऑलरेडी हमारे पास रेमिटेंसेस के हवाले से गुड न्यूज़ है। इस ईयर के हिस्टोरिक हाई रेमिटेंसेस हम कर चुके हैं $38.3 बिलियन, और इस बार के लिए टारगेट सेट हैं, यानी कि हमने थोड़े टारगेट्स जो हैं वो अपवर्ड कर दिए हैं कि मज़ीद जो रेमिटेंसेस हैं उसमें इजाफा होगा। आज हम बात करेंगे इसके हवाले से, और हम बात करेंगे बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से। नेपरा ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइसेस हैं इसमें कमी की जाएगी। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वेरी वेरी वार्म वेलकम इश्तियाक बेग साहब इन द शो। क्या कहेंगे? सबसे पहले टैक्सेशन सिस्टम के हवाले से बात हो रही है। टैक्सेस पे हम देख रहे हैं खासकर गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत तवज्जो दे रही है कि टैक्सेशन का जो निज़ाम है यानी कि टैक्स बेस जो है वो बढ़ना चाहिए। जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उनको स्क्वीज़ ना किया जाए बल्कि न्यू टैक्स बेस भी बढ़ाया जाए। और दूसरा ये कि नए नए जो एक सिस्टम्स हैं खासकर डिजिटल वे में उनको इंट्रोड्यूस भी करवाया गया। और दूसरा ये कि वो लोग जो ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, उनको फैसिलिटेट किया गया। तो ये क्या समझते हैं आप, कैसा ये जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट था ये जो इनिशिएटिव अब गवर्नमेंट ने लिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, हमारी ये पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि इस वक्त हमारी 60% से ज़्यादा जो हमारी इकोनॉमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। यानी कि ये जो आपको जितनी भी टैक्स कलेक्शन आ रही है ये 40% से आ रही है, और 60% जो है हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है और उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को बाकायदा मॉनिटर कर रहा हूँ, मेरी मुलाकातें भी रही हैं। आप यकीन करें कि जितनी ज़्यादा तवज्जो वो एफबीआर के ऊपर दे रहे हैं और इस्लाहात पे दे रहे हैं, आज तक वो किसी और शोबे पे इतनी उनकी तवज्जो नहीं है। यही वजह है कि हम 13 ट्रिलियन, आज से 10 साल पहले पाकिस्तान का जो कलेक्शन था वो 400 अरब कह लें या 4 ट्रिलियन कह दें, आज हम 14 ट्रिलियन पे हम पहुंच गए हैं। अगर ये इतना बड़ा हमने जंप जो किया फ्रॉम 4 टू 14 ट्रिलियन जो किया है, डेफिनेटली जी इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो शामिल है और इस्लाहात की। अच्छा, इसमें एक तरफ जहाँ पे तवज्जो दी जा रही है कि वो लोग जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उसको टैक्स नेट के अंदर लेके आए जाए, उनके साथ सख्ती की जाए और उनके लिए एनवायरनमेंट को इतना मुश्किल कर दिया जाए कि वो टैक्स नेट के अंदर हर कीमत के ऊपर वो आए, वो अकाउंट नहीं खोल सकते, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ें नहीं कर सकते। साथ ही एफबीआर, उसमें भी काफ़ी मेहनत की गई है और कई ऐसे लोगों को भी निकाला गया है जिनकी रेपुटेशन जो थी वो सही नहीं थी, अच्छे लोगों को लाया जा रहा है। और तीसरी तवज्जो ये भी दी जा रही है, प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो सही टैक्स पे करने वाले लोग हैं, जो टैक्स रेगुलरली पे कर रहे हैं, जो अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनके साथ कोई ज्यादती भी नहीं हो। साथ ही ये टैक्स में डिजिटल किया जा रहा है ताकि इसके अंदर ह्यूमन कांटेक्ट बहुत कम हो जाए हमारा। अभी पहले ये हुआ करता था कि एक आदमी जाया करता था, वो टैक्स ऑफिसर से मिलता था, वो अपनी स्टोरी सुनाता था, वो अपने उसके साथ फिर बार्गेन होती थी, फिर ये होती थी। अब ऐसे कुछ चीज नहीं है, आप अपने टैक्स को जो है वो फाइल कर दीजिए डिजिटली, वो जाके आपके उसमें चला जाएगा। अगर उन्हें कुछ पेपर की जरूरत होगी वो आपसे मांग लेंगे। तो ह्यूमन टच अगर आपका कांटेक्ट कम होगा तो डेफिनेटली उससे
ये जो करप्शंस वगैरह का अनासर होता है वो भी इसके अंदर खत्म हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो जी एफबीआर को भी मैं यहाँ पे क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मेहनत करके और किस तरीके से हम 14 ट्रिलियन का इस बार टारगेट दे रहे हैं। 13 ट्रिलियन को जो है हम अचीव कर चुके हैं। और मगर स्टिल हम अगर खित्ते में अगर आप दूसरे कंट्रीज को देखें तो अभी भी हम कोई 10% के ऊपर हम हैं टैक्स टू जीडीपी, जिसको हमें कोई 12 या 14% के ऊपर लेके जाना है। तो इसमें डेफिनेटली इस्लाहत की ज़रूरत है और जो इस्लाहत की जा रही हैं और ख़ास तौर पे ये नए सिस्टम जो हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो हैं, वो मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो इनिशिएटिव हैं और बिज़नेस कम्युनिटी जो है इन इनिशिएटिव को एप्रिशिएट करती है और प्राइम मिनिस्टर की भी जो एफर्ट्स हैं उनको एप्रिशिएट करती रंजीत है। साहब, आपने सही फरमाया कि डिजिटाइजेशन का जो एक इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जितना ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगा उतना ही ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होगा। खासकर हमने जो फैसिलिटेशन के हवाले से बात की, आपने सही जिक्र किया कि एक जो कारोबारी हजरात हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। वहीं हमने देखा कि अगर तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कि वो भी ऑफिशियली अगर थोड़ा सा अपना अमाउंट भेजते हैं, यानी कि ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू भेजते हैं, तो इससे भी बड़ा फ़ायदा होगा, उनको भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट बार बार कोई ना कोई फैसिलिटेशन के हवाले से इनिशिएटिव्स ले रही है, इस चीज़ को कैसे सराहेंगे आप? देखिए रिजल्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। आपको मैं ये बतलाऊँ तो आपको बड़ी हैरानगी होगी कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हमारी रेमिटेंसेस जो हैं, वो हमारी एक्सपोर्ट से आगे निकल गई हैं। यानी कि हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई है और हमारी रेमिटेंसेस जो हैं उसमें इज़ाफ़ा हो गया है। और अभी आपने अपने इंट्रो में ये कहा है कि हमारी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंसेस आती थी वो गल्फ़ कंट्रीज़ से आती थी, सऊदी अरब या यूएई से। बट अब हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज से भी जो हमारी रेमिटेंसेस आती हैं, आपने देखा है कि इस महीने उसमें भी इज़ाफ़ा देखने के अंदर आया है, जो एक बहुत पॉज़िटिव चीज़ है। और इस बार जो हमारा टारगेट है, वो शायद 38 बिलियन को भी हम क्रॉस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम जो है 34-35 बिलियन को हम आ चुके हैं और 38 को इस बार हम क्रॉस कर लेंगे, जो एक बहुत ही पॉज़िटिव चीज़ है। अब आप ये भी सिर्फ़ पॉसिबल हुआ है, देखिए ये लोग पहले भी काम कर रहे थे, ये लोग पहले भी भेज रहे थे, मगर क्या होता था कि पहले इनके लिए ये करते थे कि ज़्यादातर अनऑफ़िशियली अमाउंट को भेज देते थे, जिसको आप हुंडी भी कहते हैं या दूसरे तरीके से। बट अब जो जी नया जी जी। सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके अंदर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, वो बैंक के ज़रिए अपना अमाउंट को भेज रहे हैं ताकि अकाउंट फार मोस्टली भी अगर हो रहा है। यूरोपीय यूनियन हमें का नज़र अमाउंट भी आ देखा रहा है। जाए तो तकरीबन 18% का इजाफा देखा गया है, तो आप समझते हैं कि ये रेमिटेंसेस में इस साल भी हिस्टोरिक हाई इजाफा होगा? बिल्कुल। देखिए जी, यूरोपियन यूनियन से टू बी वेरी फ्रैंक अगर आप मुझसे पूछें तो गल्फ़ कंट्रीज़ से तो मुझे इज़ाफ़ा जो था, वो साफ़ नज़र आ रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था क्योंकि इस वक़्त यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो थोड़ा-सा रिसेशन का शिकार हैं, प्रॉब्लम का शिकार हैं। मगर 18% इज़ाफ़ा जो है, ये एक पॉज़िटिव मूव है और यहाँ पे मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा जो है वो पाकिस्तान का साथ दिया है और ख़ास तौर पे बुरे वक़्त के अंदर वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, मगर पाकिस्तान में हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये रेमिटेंसेस जो है ये हमारी बैकबोन है। अगर ये रेमिटेंसेस उनके कम हो जाएँ, तो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफ़िसिट है वो बहुत बढ़ जाए। आपको ये पता होगा, आप इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में कोई $2 बिलियन का करंट अकाउंट जो है वो पॉज़िटिव रहा है, जो कभी भी पाकिस्तान में इससे पहले नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा करंट अकाउंट डेफ़िसिट हमें फ़ेस करना पड़ता था। तो इसने हमारी बड़ी मदद की है और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमने जो नए टारगेट किए हैं, हम इसको 40 बिलियन से भी हम इसको क्रॉस कर जाएँगे। राइट, वेल मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस और ख़ासकर रेमिटेंस इजाफा हुआ है, ये तमाम पाकिस्तानीज़ के लिए भी हम कह सकते हैं गुड न्यूज़ है, क्योंकि यही टारगेट्स अगर ऐसे ही अचीव करते रहे और ऐसे ही नंबर्स आगे बढ़ते रहे तो हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जो हम एक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के टग ऑफ वॉर में फंसते हैं और फिर उसके बाद एक फिजिकल डिसिप्लिन ख़राब होता है, तो ये डिसिप्लिन हम मैनेज कर सकते हैं थ्रू दिस, जो कि एक अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे लिए। दैट्स इट, इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।